हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 53, जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए। बिकॉज क्या है कि आपके कॉमर्स की जितनी भी यूनिट्स है लाइक अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, एचआरएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितनी भी यूनिट्स हैं और भी मार्केटिंग लाइक, तो हम उन सबको लेके क्वेश्चंस को मैं कवर करती हूँ। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आपके जो है कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। और जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 52 की वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और आपको ये सारी वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है ना। आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी, आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना सीखोगे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये रहेगा लेक्चर 53। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करते हो तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 53। So, our first question is, a dash is a company's plan for how it will balance its internal strengths and weaknesses with external opportunities and threats in order to maintain a competitive advantage. सबसे पहले आपने जब भी पेपर अपना करना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर ये नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसको स्किप कर दोगे। कई बार जो है क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन बिल्कुल इजी होता है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को रखो क्लियर, ओके। और पेन और पेपर को साथ लेके ज़रूर बैठना है जब भी आप वीडियोस को करते हो, क्योंकि कुछ भी नया पता चलता है तो आप उसको टाइमली साथ के साथ नोट करो और एग्जाम टाइम में, ताकि आप उसकी रिवीजन कर पाओ प्रॉपर वे में, ओके। देखो, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है उसको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से मैच करना, आप अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को आप क्या कहते हो? उस चीज़ को हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो आपको स्वॉट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता भी होना चाहिए। देखो, स्वॉट की अगर हम बात करें तो एस फोर क्या होता है हमारा? स्ट्रेंथ्स, ओके। डब्ल्यू फोर क्या होता है? वीकनेस। ओ फोर अपॉर्चुनिटी। और टी फॉर थ्रेट्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें से इंटरनल होता है, कौन सा एक्सटर्नल। देखो, स्ट्रेंथ और वीकनेस तो होती है इंटरनल, अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसके लिए एक इंटरनल फैक्टर है, क्योंकि इस पे जो है इसका कंट्रोल होता है बिजनेस का। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं ये एक्सटर्नल हैं। तो आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो ज़रूर ध्यान रखनी है। देखो, स्ट्रेंथ और वीकनेस एक जो बिजनेस के लिए इंटरनल होते हैं, ऑन द अदर हैंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं और इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और बेसिकली जो स्वॉट एनालिसिस है वो यूज़ किया जाता है एज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी यूज़ किया जाता है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सको। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता क्या है। देखो, स्ट्रेंथ का मतलब आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी कॉम्पिटिटर से क्या है, आपकी स्ट्रोंग है वो, ठीक है। अब जैसे हम बात करें एप्पल के फ़ोन की, ठीक है, एप्पल ब्रांड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे देखो कस्टमर जो उनके हैं काफ़ी लॉयल है इस ब्रांड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये उनकी क्या हो गई? स्ट्रेंथ हो गई। अब वीकनेस की अगर हम बात करें, वीकनेस का मतलब क्या हो गया? उस चीज़ की कमी, किसी भी बिजनेस की जो कमियां होती है वो वीकनेसेस में काउंट होती है, ठीक है। सपोज आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो और जो दूसरा आपका कॉम्पिटिटर है उसने उस प्रोडक्ट को और कम प्राइस पे बना दिया, ठीक है। तो अब आपकी यहाँ पे क्या होगी? वो चीज़ वीकनेस होगी, क्योंकि अब कस्टमर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी वीकनेस है। या फिर आपके पास सपोज टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है। फिर बात आती है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है बाहर, अगर हम एक्सटर्नल बात करें, ठीक है। आपने सुना होगा अवसर मिलना, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ का अगर आप फ़ायदा उठाओ तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ को हम पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना चाहिए।
ठीक है, जिससे आपका बिजनेस जो है अच्छे से ग्रो अप कर सके। ऑन द अदर हैंड थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब खतरा, यानी कि अब मान लो अब आपके कॉम्पिटिटर्स और बढ़ते जा रहे हैं ना, अगर हम थ्रेट्स की बात करें, ये एक्सटर्नल होते हैं, जैसे अब आपके कॉम्पिटिटर्स और बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आप ये लगा लो कि जैसे अब मान लो अब एक या दो कॉम्पिटिटर थे अब आपके, लेकिन अब और भी ज़्यादा आगे उनकी पॉलिसीज़ और भी अलग है, तो ये आपके लिए थ्रेट है और इस पे आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाती है आपके लिए एक्सटर्नल हो जाती है। लेकिन वीकनेस और थ्रेट में दोनों में डिफरेंस क्या है, वीकनेस इंटरनल होती है, यानी कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी कोई कमी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है ना, तो ये तो आपकी खुद की वीकनेस है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं आपके पास तो ये बाहर से और बढ़ते जा रहे हैं, दिस इज थ्रेट। ओके, तो अगर आपने प्रॉपर मैच करना है अपने, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ कर सकते हो ना आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एनालिसिस हमारा क्या कहलाता है, स्वॉट एनालिसिस। तो हम इसको, आपको क्लियर हुआ कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए आप बैलेंस करते हो स्ट्रेंथ और वीकनेस का बाहर की अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू हैज़ कैपिटल ऑफ ₹60,000 ऑन 30th/4/2020, यानी कि 30th अप्रैल 2020 की अगर हम बात करें तो उसके पास इतनी कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट अर्न किया 24,000 का, उसकी ड्राइंग है 18,000 की। तो आपने उसकी कैपिटल निकालनी है 1 अप्रैल 2019 की। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कई बार जब आप ऐसे वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, उनको लगेगा कि दिस इज ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ड्राइंग माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं आपके कॉमर्स में, आपने उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ऑन द अदर हैंड आपको निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है आपका, ओपनिंग कैपिटल। तो जस्ट अगर मैं सिंपल बात करूँ तो आप पुट करते जाओ, ओपनिंग कैपिटल अब हमें पता नहीं, ठीक है। उस पर आप क्या ऐड करते हो, प्रॉफिट ऐड करते हो, क्योंकि आपको पता है जो आपने प्रॉफिट मिला वो आप कैपिटल में ऐड करते हो 24,000। ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, लेस किया जाता है, वो कितने की है, 18,000 की। फिर जाके आपकी क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है, जो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पे आपकी क्लोजिंग कैपिटल, 60,000। ठीक है, ये तो तब हो गया। अब देखो, जब आपने ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना होता है, ऑन द अदर हैंड अब हमें यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो उल्टा करनी पड़ेगी हर चीज़, यानी कि जो चीज़ माइनस करते थे वो प्लस करनी पड़ेगी और जो चीज़ आप प्लस करते हो वो माइनस करनी पड़ेगी। तो 60,000 में आपको 18,000 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आ गया, 78,000। ऑन द अदर हैंड इसको 24,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये आपके पास 54,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ओपनिंग से आप क्लोजिंग में जाते हो तो आपका यही प्रोसीजर है, ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड करोगे, ड्राइंग माइनस करोगे, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हो और आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, तो जो चीज़ें आप माइनस करते हो वो प्लस होंगी और जो प्लस करते हो वो माइनस होगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना और क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म रेफर्स टू द नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ फर्म वर्कर। एक जो फर्म है उसके जो वर्कर्स हैं, जो उसका काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनके स्किल्स और उनके एक्सपर्टीज़ को, मतलब वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन कैपिटल, थर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स, डी है नॉलेज एसेट्स। तो देखो, काफ़ी आपको कंफ्यूजिंग टर्म्स दी हुई हैं, लेकिन आपने अपना क्या क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट। तो देखो, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम, ह्यूमन कैपिटल। ध्यान रखना, एक फर्म या एक बिजनेस में जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका जो नॉलेज होता है, उसकी उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो ट्रेनिंग है, जो उनके पास स्किल्स हैं और जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी फर्म की ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज तो आपको सिंपल पता ही है, एक फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन उनके पास जो स्किल्स है, उनके पास जो एक्सपर्टीज़ है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो आप ध्यान रखना कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस।
आपको बताना है इनमें से कौन सी एरर्स जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब वो ट्रायल बैलेंस आपको शो नहीं करेगा एरर। तो देखो, फर्स्ट है रोंग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अगर आपने जो है एक अकाउंट की रोंग बैलेंसिंग कर दी, यानी कि उसका बैलेंस गलत निकाला, तो उसका मतलब वो एक साइड पे ट्रायल बैलेंस के आएगा, या डेबिट या क्रेडिट पे आता है, आपको पता ही है। या फिर उसका जो है अब एक साइड पे ही अफेक्ट पड़ेगा ना, एक अकाउंट की रॉन्ग बैलेंसिंग हुई है, तो ये तो ट्रायल बैलेंस हमारा इस चीज़ को क्या कर देगा, शो कर देगा। और जो दिया हुआ है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट की अगर टोटलिंग गलत हो गई है तो वो भी ट्रायल बैलेंस आपको शो कर देगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं होगी ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, फिर है राइटिंग एन अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। ये चीज़ ध्यान से समझो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे आपने क्या किया, रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग अकाउंट में राइट कर दिया। सपोज एक था राम, एक था रवि, ठीक है, जस्ट हमने एग्जाम्पल लिया है। उसने क्या किया कि रोंग अकाउंट में लेकिन करेक्ट साइड में किया, तो उसने डेबिट साइड में उसने राम में 1000 रुपीज़ डेबिट करने थे, लेकिन उसने कहाँ कर दिए, राम की जगह रवि में कर दिए। ठीक है, अकाउंट गलत कर दिया लेकिन साइड तो डेबिट ही है, तो ये शो नहीं होगा ट्रायल बैलेंस में, है ना। हुआ तो वही डेबिट ही है, करना भी डेबिट था, लेकिन अकाउंट गलत हो गया। तो ये वाली वो एरर है जो ट्रायल बैलेंस जो है शो नहीं करेगा, मतलब वो अफेक्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो डील करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से। और मैंने आपको बहुत बार बताया है लास्ट वीडियोस में भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक टाइम पे लर्न नहीं होते हैं तो आप डेली बेसिस पे उनको जस्ट रीड कीजिए, तो आपको धीरे धीरे वो माइंड में आपके फिट होते जाएंगे। ओके, तो अब इसका आंसर तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, एक्स एंडोर्स द बिल टू जेड, हु इज द पे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक्स ने ना वाई पे बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अब पहले तो इस चीज़ को आप समझो। अब मान लो जो है एक्स ने किससे पैसे लेने हैं, वाई से, है ना। तो एक्स ने वाई पे क्या बना दिया, बिल बना दिया, मतलब उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, है ना। तो अब एक्स क्या है इसका, इस टाइम पे ये देखो कि किसने पेमेंट करनी है, वाई ने पेमेंट करनी है, किसको करनी है, एक्स को। ठीक है, तो एक्स ने इसके लिए इसके ऊपर क्या बना दिया, बिल ड्रॉ कर दिया। अब ये बिल आ गया इसके पास, ये एक टाइप का इसका बी आर हो गया, आप एग्जाम्पल के लिए समझो। अब एक्स के पास इसका क्या है, बी आर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक्स जो है ये एंडोर्स कर देता है बिल जेड को। ठीक है, वैसे पेमेंट इसकी एक्स की जो पेमेंट है वो किसको इसकी बिल की पेमेंट किसको मिलनी थी, एक्स को मिलनी थी। लेकिन ये अब एक्स ने बिल किसको एंडोर्स कर दिया, जेड को। सबसे पहले तो ये समझो एंडोर्समेंट होता क्या है। एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि जो होल्डर है बिल का, होल्डर कौन है यहाँ पे, एक्स। जो होल्डर होता है बिल का, वो बिल को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर डेप्ट। यानी कि मान लो जेड ने एक्स से पैसे लेने थे, ठीक है। जेड ने किससे पैसे लेने थे, एक्स से। तो एक्स के पास क्या था, एक्स ने जेड को पैसे देने हैं ना, तो उसने उसकी जगह क्या दे दिया, वो बिल दे दिया उसको, उसको वो बिल एंडोर्स कर दिया। इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है हु इज़ द पे। यहाँ पे पेई कौन है, तो आपको एक चीज़ समझ होनी चाहिए कि एक होता है पेयर, एक होता है पेई। पेयर पेमेंट करने वाला, पेई जिसको वो चीज़ मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पे आप ये देखो, अब जो आप ये देखो यहाँ पे जो टाइटल है बिल का, जो ट्रांसफ़र किसको हो गया, जेड को हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेई कौन होगा, जेड होगा। ध्यान रखना ये चीज़, पेई कौन होगा, जेड। ओके, तो एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको अभी बताया बी आर जो है, एक्स ने किससे पैसे लेने थे, वाई से, ठीक है। और जेड ने किससे पैसे लेने थे, एक्स से। तो एक्स ने वो अपना जो बिल था वो किसको दे दिया, जेड को दे दिया अपने डेट के बदले, ठीक है। तो अब यहाँ पे जेड बन गया पे। ओके, फिर भी अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी आपको क्लियर ना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। मधु विल इमीडिएटली पे फॉर द गुड्स। सबसे पहले तो आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। देखो ट्रेड डिस्काउंट तो हर कस्टमर को दे दिया जाता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो उन्हीं को दिया जाता है जो इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना।
और ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से शो नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जबकि कैश डिस्काउंट को करते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें। तो अगर हम बात करें उसने कितने के लिए, 20,000 की, है ना। अब 5% ट्रेड डिस्काउंट, सीधा 5% इसका लगेगा 1,000, तो कितनी वैल्यू बच गई, 19,000। फिर उसके बाद 2% कैश डिस्काउंट इसको मिल रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, ऐसा नहीं होगा पहले 20,000 का आप 2% कैश डिस्काउंट माइनस कर रहे हो फिर उसके बाद उसमें से क्या ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा नहीं करना। पहले आप क्या करोगे, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। अब 19,000 आ गया, 19,000 का 2% कैश डिस्काउंट, 19,000 का 2% आपके पास कितना आ जाएगा, 380। तो अब 19,000 में से 380 को आप डिडक्ट करो तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18,620। तो आपको कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा मधु को, 18,620। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन लाना भी ज़रूरी होता है ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से हो जाएं, उनको रिवाइज हो जाए, इसीलिए बेसिक क्वेश्चंस को लाना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप इनकम टैक्स की हम बात करें तो जीटीआई को निकालने के लिए हम कौन से 5 हेड्स यूज़ करते हैं आपको पता ही है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। उसमें क्या ऐड हो जाता है आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको पता होना चाहिए 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं, तो इनको ऐड करके आपकी क्या आती है, जीटीआई, ठीक है। तो यानी कि जिसको हम ग्रोस टोटल इनकम बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कौन सा इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है बहुत बार, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको फॉर मोर देन 1 ईयर मिलेगा, काफ़ी टाइम के लिए। और जो हमारा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, विद इन 1 ईयर आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको मेंटेन करने में रखता है। तो हम पढ़ते हैं इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट है हैवी रिपेयर्स ऑन यूज्ड बिल्डिंग। अब यहाँ पे ना, अगर यहाँ हैवी वर्ड ना होता ना तो अलग बात थी, लेकिन आपने यूज्ड बिल्डिंग पे हैवी रिपेयर्स मतलब बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग हुई है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ मशीन। अब आपने कोई मशीन को लिया है, ठीक है, उस पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ जब तक कि वो यूजेबल नहीं हो जाती, यूज़ की कंडीशन में नहीं आ जाती, तब तक के सारे खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। लाइक आपने वेजेस पे किए लेबर को फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, कैरेज वगैरह कुछ भी पे किया, ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो ठीक है, परचेज ऑफ लैंड फॉर फैक्ट्री, दिस इज ऑब्वियस है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ऑल ऑफ दीज, ये हमारे तीनों के तीनों क्या आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंक ऑन हुम अ चेक इज ड्रॉन बाय द कस्टमर। अब आपने बताना है ऐसा बैंक जिसके ऊपर कस्टमर चेक को ड्रॉ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेइंग बैंक। ये चीज़ आपने अपनी ना टर्मिनोलॉजी क्लियर रखनी है इस चीज़ में। देखो, जो पेइंग बैंकर कौन सा होता है, जो चीज़, अब मान लो अब मेरा जो बैंक में अकाउंट है वहाँ पे मैंने अपने बैंक पे जो है चेक ड्रॉ किया ताकि वो पेमेंट करे, ठीक है, इस चीज़ के लिए, तो वो कौन सा हो गया, पेइंग बैंक। ऑन द अदर हैंड कलेक्टिंग बैंक क्या होगा, कलेक्टिंग बैंक वो होता है जो कलेक्ट करता है अमाउंट ऑफ चेक्स और बिल्स फॉर हिज कस्टमर, ठीक है, फ्रॉम द पेइंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंक तो क्या करता है, अमाउंट को कलेक्ट करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे, किससे, पेइंग बैंकर से, ठीक है। तो आप लोगों ने पेइंग बैंक और कलेक्टिंग बैंक में जो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पेइंग बैंक, क्योंकि उसके ऊपर, उस बैंक के ऊपर चेक ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, अ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोइंग क्वांटिटी हैज़ द प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू। देखो, डिमांड कर्व की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो आपको पता है क्वांटिटी शो करते हो, यहाँ प्राइस, ओके, ये एक्स एक्सिस होता है आपका और ये होता है वाई एक्सिस। तो ऐसा डिमांड कर्व जो हॉरिजॉन्टल हो, एक्स एक्सिस पे, देखो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल है ये, तो उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है, तो उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। और आपको पता है ये किस में यूज़ होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, बिकॉज जो फर्म्स है उनको एक ही प्राइस फॉलो करना पड़ता है। फर्म्स आर प्राइस टेकर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट दैट सीक्स टू प्रेडिक्ट सक्सेस और फेलियर थ्रू वंस हैंड राइटिंग इज कॉल्ड। आपको पता है डिफरेंट टाइप के टेस्ट यूज़ किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, पर्सनस के लिए, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखने के लिए, उनके बिहेवियर को देखने के लिए। तो जब हैंड राइटिंग के थ्रू देखी जाती है किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स, बिहेवियर वगैरह, उसकी सक्सेस या फेलियर कैसी रहेगी, वो चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो उसको टेस्ट को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है पॉलीग्राफ, फिर है ग्राफोलॉजी, आपका फिर दिया हुआ है ग्रामेटोलॉजिस्ट एंड दी नन ऑफ द अबव, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है टर्मिनोलॉजी को। तो राइटिंग के बेसिस पे, हैंड राइटिंग के बेसिस पे जब सक्सेस और फेलियर को क्या किया जाता है, किसी पर्सन की प्रेडिक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। और अगर हम बात करें दूसरे टेस्ट की लाइक पॉलीग्राफ, तो आपने वो सुना होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में, तो वो होता है इसमें लाई डिटेक्टर, ये चीज़ ध्यान रखना पॉलीग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर इज कॉल्ड। आपसे पूछा हुआ है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की कि फ्यूचर में उसको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, कितना मतलब कितने चाहिए, कितना क्या टाइप है उनका, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं किस चीज़ का, कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन इज प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको पता है हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए, यानी कि जो पैसा हमारा डूब सकता है, जो हमारे डेटर होते हैं, ठीक है, हमने उनसे पैसे लेने होते हैं लेकिन कुछ पे हमें डाउट होता है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न बना के चलते हैं। तो वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है, वो हमारा होता है कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें हम फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से ही प्रोविज़न बना के रखते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स या रिवेन्यूज़ को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एक्चुअल में हो जाते हैं। यानी कि हम इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर अलॉटेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज टू असेस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड विच शुड बी क्वाटेड इन ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस इज। आपको पता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो नंबर प्रोवाइड करती है, असेसिस कौन होते हैं, जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगना होता है ना, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और जो हर डॉक्यूमेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस में बताना पड़ता है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है आईडी नंबर, फिर है रजिस्टर नंबर, सी है परमानेंट अकाउंट नंबर, डी है लाइसेंस नंबर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज ये तो आपकी जो है नॉलेज, बेसिक नॉलेज के बारे में है, तो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। Thank you for watching. Keep learning and have a nice day.